ये पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन आपके फ्रेम करे हैं जिसमें कि पब्लिक उसका आंसर देगी। अब देखिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये होता क्या है पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी आर्टिकल जो 44 है उस पर भी आएंगे, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वो होता है, ये एक रिलीजियस न्यूट्रल और रिलीजियस सेक्युलर लॉ है जिसमें कि जो भी मैरिज, डाइवोर्स, मैरिज, सेकंड डाइवोर्स, थर्ड अगर हम थर्ड वाले क्वेश्चन में बात करें तो इनहेरिटेंस या मेंटेनेंस। तो देखिए मेन जो चीज है ना वो है आपकी जो भी मैरिज होती है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज में, जो भी आपके डाइवोर्स होते हैं, जो कि इनहेरिटेंस के जो कि लॉज होते हैं, जो कि सक्सेशन के लॉज होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग देखें इनहेरिटेंस के जो लॉ होते हैं तो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में गवर्न होते हैं एज पर सेक्शन 6, जिसमें कि आपका नोशनल पार्टीशन आया है 2005 से, और आपके मुस्लिम में सुन्नीज एंड शिया में अलग होते हैं। सक्सेशन की बात करें तो वो भी आपके रिलीजियस बेसिस पे, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी में आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट आपके आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आपका सेपरेट लॉ आपसे गवर्न होता है, सेपरेट लॉ से। तो इसका पर्पस ये है कि ये एक टाइप का रिलीजियस न्यूट्रल लॉ बनना चाहिए जिसमें कि जितने भी केस लॉस पेंडिंग है, बिकॉज आज के टाइम में अगर हम सिविल कोर्ट्स में देखते हैं ना तो जितने भी फैमिली कोर्ट्स, जो फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं ना वो इसी रीजन से बनाए गए हैं बिकॉज सिविल कोर्ट्स इतने ओवरबर्डन हो चुके थे कि वो इतने स्पीडीली जो आपके केसेस है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फैमिली कोर्ट्स बनाए गए। अब अगर आप देखेंगे कोर्ट्स में ये सिचुएशन है कि फैमिली कोर्ट्स भी इतने ओवरबर्डन हो रहे हैं कि वो भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट पर्सनल लॉज रिगार्डिंग टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। तो इसी वजह से ये जो बना है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक प्रपोजल डिफाइन हुआ है। अब इसमें जो हम आगे बढ़ेंगे, देखिए सेक्शन 44 क्लियरली लिखा ही हुआ है। अब देखिए सेक्शन 44 का जो बेसिक पर्पस था, अगर हम थोड़े फ्लैशबैक में जाएं, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स में देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी दैट करेंटली the state, that means India, is in need of uniform civil code, but due to present situation we cannot apply or we cannot put it in the fundamental rights due to different कल्चरल डाइवर्सिटीज। मतलब कि उन्होंने ये बोला था कि हम लोग तैयार तो हैं, डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी तो है उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए, बट करंटली डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, क्योंकि हम लोग को भी पता है आपका जो 1947 को आपका 15 अगस्त को कंट्री जो है वो फ्रीडम उसको मिला था ब्रिटिशर से, और उस टाइम इमीडिएटली आपकी इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटीज थी कि वो आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आ जाता, लेकिन वो उसको इमीडिएटली या इतनी इफेक्टिवली आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला कि अब हमें इसको 44 के आर्टिकल के अंडर DPSP में रखना चाहिए करंटली, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर्स हमें इसको एनफोर्सिएबल भी करना चाहिए। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं इसी के लिए, इसी प्रिंसिपल को फोकस में रखते हुए जो लॉ कमीशन की आपकी अब रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी ये मेंशन किया है कि अब हमें पब्लिक से ओपिनियन लेना पड़ेगा कि पब्लिक का क्या व्यू पॉइंट है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो अगर हम आगे बात करें, अगर हम पहले इसका आर्टिकल 44 देखते हैं, आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखिए आर्टिकल 44 में क्लियरली क्या डिफाइंड है। आर्टिकल 44 में क्लियरली, जैसे कि हम सब लोग पढ़ते ही हैं, द स्टेट शैल सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब इसका अगर और थोड़ा हिस्टोरिकल देखें तो पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आपका
रिकमेंडेशन आया था वो आपके कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स में आया था। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो अगर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में देखते हैं तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर सर ने एक रिपोर्ट करी थी, जस्ट अ सेकेंड, सर ने एक रिपोर्ट, वही जो मैंने अभी आपको बताया है, वही रिपोर्ट उन्होंने फर्निश करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब अगर इस पे हम कुछ केस लॉ डिस्कस करते हैं तो केस लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस लॉ इस पे आपका आया था शाह बानो का केस, जिसमें कि हम लोग कहते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। वर्सेस शाह बानो, ये आपका आया था 1985 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1985 में जजमेंट आया था, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे तो ये पूरा का पूरा जजमेंट जैसे कि हम जानते हैं ये मेंटेनेंस पे था, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लेट डाउन किया था दैट देयर इज अ नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज उस टाइम पर भी जो कि रिलीजियस जो कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उसमें मेंटेनेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और उसी में हम लोग देखते हैं कि शाहबानो, फिर मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, ऑन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट, देन डैनियल लतीफी, इसी के रिगार्डिंग वो मेंटेनेंस के लॉ आया था। तो इसी वजह से ड्यू टू दिस सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह बोला था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड है, बट सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला था कि एट व्हाट टाइम इट वुड बी अप्लाइड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि जब तक कि पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें एटलीस्ट 50+% इसको पूरी तरह से एग्री नहीं करेगी, तब तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता, बिकॉज ये डायरेक्टली एक पर्सनल लॉ है, ये कोई प्राइवेट लॉ, ये आपका कोई पब्लिक लॉ नहीं है जैसे आईपीसी सीआरपीसी, ये एक पर्सनल लॉ है जो कि रिलीजियस जितने भी आपकी कम्युनिटीज हमारे सोसाइटी में रहती है उन पर एप्लीकेबल होता है। तो विदाउट उनकी कंसेंट के बिना इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, पहली चीज। अगर हम दूसरे केस लॉ पे बात करें तो सेकंड केस लॉ, तो इसमें देखिए बात करता है आपका, वो था आपका सरला मुदगल केस। ये केस आपका 1995 का केस लॉ है। देखिए इस केस लॉ में जो बात हुई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, जब आपका ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इफ अ हिंदू पर्सन हु इज ऑलरेडी बीन मैरिड, अगर कोई हिंदू मेल है जो कि शादी कर लेता है और अगर वो कन्वर्ट होने के बाद दूसरी शादी कर रहा है, तो उस केस में क्या उस पर हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा और ही वुड बी गवर्न्ड बाय द एग्जिस्टिंग मुस्लिम लॉ, जिसमें कि वो प्रॉपरली आपका कन्वर्ट हुआ है। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था दैट यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, आप पूरी तरीके से लॉ के जो लूप होल्स हैं उनका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, आप उसी लॉ से गवर्न होंगे जिसमें कि आप प्रीवियसली थे, बिकॉज योर इंटेंशन वॉज मॉडिफाइड, आपको दूसरी शादी करनी थी, देयरफॉर आप मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हुए, आपकी इंटेंशन वो नहीं थी जिस वजह से आपको कन्वर्ट होना चाहिए था, बट आपको ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज आप कन्वर्ट हुए, देयरफॉर आप जो गवर्न होंगे वो प्रॉपरली आपके हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे। तो इस केस में भी अगर हम बात करें तो सरला मुदगल में तो इस केस में भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला था आपका कि द नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मैंडेटरी बट इट इज नॉट इमीडिएट। मैंडेटरी बट नॉट इमीडिएट।
तो जरूरी तो है, बट अभी इमीडिएटली नेसेसरी नहीं है। जैसे कि हमने बताया, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम इससे भी अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो एक तीसरा केस लॉ आया था जिसका नाम था आपका प्रॉपर जो था एक जॉन वलबैटन केस। ये केस आपका आया है जॉन वलमैटम केस 2003। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बहुत एम्फेसिस किया था, बहुत जोर दिया था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। और इसी वजह से आज हमारे पार्लियामेंट में इतना डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐसा नीड क्या है, कि क्यों हम लोग ये लाना चाहते हैं, अभी तक ये क्यों नहीं आ पाया, और इसके क्या क्या वे फॉरवर्ड होंगे, मतलब कि अगर ये आ जाएगा तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आ पाया। तो फर्स्ट जो इसका रीजन जो हम लोग देख सकते हैं वो है आपका पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो आप देखते हैं जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने थोड़े बहुत पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी, जैसे कि हम लोग सब देखते ही हैं टीवी न्यूज चैनल में, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कह रही है तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो उसका अपोज करती है। तो इसी वजह से, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हर कोई है, इसी वजह से इफ दिस बिल इज बीन प्रेजेंटेड इन दी कोर्ट इन दी पार्लियामेंट, तो उस केस में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज करती है। तो नॉर्मल सा रीजन हो गया। देखिए सेकेंड रीजन क्या हो सकता है इसका, कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज है माइनॉरिटी, वो ये समझती हैं दैट इट वुड लेड टू इंटरफेरेंस ओवर देयर रिलीजियन। ये उनके रिलीजन पे एक टाइप का इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस कैसे होगा इसको थोड़ा और समझते हैं इन डेप्थ में। देखिए अगर हम पर्टिकुलरली मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ मेनली 90% इज अनकोडिफाइड। जो मुस्लिम लॉ है 90% जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, वो आपका कुरान से गवर्न होता है, वो आपका पर्सनल लॉ जो उनका जो मुस्लिम कम्युनिटीज है उनसे गवर्न होता है। तो इस केस में जो पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो ये समझती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया दैट मींस इट विल बिकम अ कोडिफाइड लॉ। तो ये एक कोडिफाइड लॉ बन जाएगा जिसमें कि हमारा जो अनकोडिफाइड लॉ है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कोडिफाइड लॉ। जो कि ये अनकोडिफाइड लॉ है इसको हम लोग कोडिफाइड में देखते हैं। तो एक टाइप का इंटरफेरेंस हो जाएगा उन लोग के रिलीजन में। अब अगर इसका एक और रीजन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ये कहता है दैट एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू प्रोफेस, practice and propagate their religion. That means every person has a right to properly enjoy their religion, and state cannot interfere within their religion. जैसे कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट। तो वो जो आर्टिकल 25 है उसको भी इसमें लाया जाता है सो दैट इट कैन नॉट बिकेम अ कोडिफाइड लॉ। अब अगर हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहले तो इसका पर्पस देखते हैं कि इसके क्या क्या, अगर ये आया तो इसके क्या क्या मतलब क्या हाँ इसके बेनिफिट्स होंगे, या क्या जो भी अचीव कर सकते हैं, जो भी पार्लियामेंट अचीव कर सकती है वो क्या हो सकता है। तो इसके देखिए एक रीजन हो सकता है ब्रिंग आउट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जो कि
जितनी भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये समझती हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है अगर वो फोर्स में आ गया तो ये एक टाइप का नेशनलिज्म लाएगा। डेट मींस जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जो कि रिलीजियसली डिवाइडेड है, अगर उनका पर्सनल लॉ एक सिमिलर वे में मूव करेगा तो उसको आएगा एक टाइप का नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी बहुत से लोगों में, और इट विल लीड टू अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो कि हमारा प्रीएम्बल भी बात करता है। पहला रीजन तो ये। सेकंड रीजन ये जो पार्लियामेंट जो भी मेंबर इलेक्टेड मेंबर जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे जो आपके केसेस जो हैं वो भी रिड्यूस्ड होंगे। अब अगर कोर्ट ऑफ लॉ में देखें, अगर हम लोग सिविल कोर्ट्स में जाएं तो जो भी हमारे जजेस होते हैं, फैमिली कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके अगर आपने कोर्ट लॉ में देखे, अगर आप गए होंगे मोस्टली लोग, तो आपने देखा होगा कि एक केस हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट का आ रहा है, कोई केस आपका मुस्लिम इनहेरिटेंस का आ रहा है, कोई डाइवोर्स का आ रहा है हिंदू का, कोई मुस्लिम का डाइवोर्स का आ रहा है। तो इट विल लीड टू अ सो मच कंफ्यूजन बाय द इन द माइंड ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनको बहुत सारे फिर लॉज रीड आउट करने पड़ते हैं। तो इसका एक ये एडवांटेज जो बता रहे हैं जितने भी ये जो कमिटी है जो कि ड्राफ्ट कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ये कह रही है इट विल ऑल्सो लीड टू अ रिडक्शन ऑफ केस लॉज। अब थर्ड रीजन इसका क्या हो सकता है? थर्ड रीजन इसका प्रॉपरली जो हो सकता है डेट ये आपका सबसे मेन जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्ट करेगा डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्ट करेगा आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि इससे डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगा जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में होता है। डेट मीन्स आपका कोई मुस्लिम का लॉ जो कहता है वो मेंटेनेंस को अलाउ नहीं करता है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत, जो होता है हिंदूज में अलाउ करता है। तो ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी कमिटी डिसाइड कर रही है वो ये कह रही है कि इससे आपका डिस्क्रिमिनेशन कुछ एक्सटेंट तक जो है वो एक्सक्लूड हो सकता है। तो इसमें देखिए ये एक तो ये बात हो गई। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें तो कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो बेनिफिट्स तो देखिए हम जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इससे आपका रिड्यूस बर्डन ऑफ केसेस में रिडक्शन आएगा, जितने भी कोर्ट ऑफ लॉ है वो ओवरबर्डन नहीं हो पाएंगे। और इसमें हम लोग, और अगर ये क्वेश्चन आया तो कंक्लूजन में, मतलब कि अगर हम सजेशन भी लिखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, तो इसका एक सजेशन भी जो मुझे पर्सनली लगता है कि कैसे कैसे इस पे अप्लाई हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दैट करेंटली गोवा is the only Indian state in which uniform civil code is applicable। वहां पे आप देख ही रहे हैं फंक्शन कर भी रहा है, डेवलप्ड भी है स्टेट। तो जैसे कि हम लोग कर सकते हैं इसको एक पायलट बेसिस पे थोड़ा स्टेट्स में जो कि जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, जहां पे थोड़े बहुत ऐसे कम्युनल क्लैशेस कम होते हैं, पीसफुल स्टेट्स रहती हैं, वहां पे इसको पायलट बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी बात हो रही है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्ट्री वो भी कह रही है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेंगे। तो जितने भी स्मॉल स्टेट्स हैं लाइक गोवा तो खैर है ही, चंडीगढ़ हो गई, यूनियन टेरिटरी हो गई, तो उसमें हम लोग पायलट बेसिस पे इसको कुछ एक्सटेंड तक कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज ये होगा कि इसका बेनिफिट या डिसएडवांटेज हमें कुछ टाइम में ही पता चल जाएगा कि इसका बेनिफिट हो रहा है या इसका रिपरकशन हो रहा है, जो आपका 22nd लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर भी अप्लाई हो सकता है कि अगर 22nd लॉ कमीशन में जो भी पब्लिक ने अपनी ओपिनियंस दी हैं, तो जहां का भी पब्लिक ओपिनियन ज्यादा वेटेज में आ रहा है पब्लिक के पास, जिसमें कि लग रहा है कि इस स्टेट में लोग दैट पर्संस आर इन फेवर टू अप्लाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो सकता है। तो इस बेसिस पे अगर हम ट्राई करना चाहें तो ये अप्लाई हो सकता है। तो अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो हम लोग ने डिस्कस किया है, बाकी इस पे और भी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगे वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर इन फ्यूचर जैसे भी लॉ कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आएंगी उसमें मैं आपको जो भी है वो अपडेट कर दूंगा। अब
आज का जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ब्रीफली हम लोग ने आज डिस्कस कर लिया है। अब जो सेकंड टॉपिक है, अगर हम देखें बेसिक, जैसे कि मैं पढ़ रहा था क्वेश्चन पेपर के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही प्रोमिनेंट चल रहा है, क्योंकि अभी यूपी जुडिशरी में इसमें भी सब्सटेंटिव लॉ में क्वेश्चन पेपर हमें आया है ये कि डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से एंड हुआ है, किस केस लॉ में क्या क्या लेट डाउन हुआ है, तो वो सब चीजें। तो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखिए अगर इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखिए इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है ना, इसकी पहले जर्नी को समझते हैं, कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ और कैसे कैसे ये आज के टाइम में प्रिवेल कर रहा है। तो अगर पहला इसमें जजमेंट हम लोग देखते हैं तो पहला जजमेंट इसमें आता है आपका सज्जन सिंह जजमेंट, सज्जन सिंह जजमेंट 1951। देखिए इसमें स्पेसिफिकली उस टाइम जब इमीडिएटली जो हमारी जो कंट्री है वो उसको फ्रीडम मिला था, तो इमीडिएटली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि दैट पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उस टाइम पे रिसेंटली नया नया कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से ये बोला था इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एडवांस, उसको आप एडवांस बनाने के लिए, पार्लियामेंट की इंटेंशन तो नहीं पता थी सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टू मेक इट मोर एडवांस, उसको एडवांस करने के लिए जो पार्लियामेंट है इट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकते हैं 1951 में। अगर हम इसके बाद की जर्नी देखें तो 1965 में आपका शंकरी प्रसाद केस आया था। देखिए शंकरी प्रसाद में भी जो मोस्टली आपका सज्जन सिंह में बोला था वही रिआइट्रेट करा था, शंकरी प्रसाद में भी इसमें भी पार्लियामेंट के पास बोला था एब्सोल्यूट पावर है कोई भी प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो इसमें थोड़ी थोड़ी जब आपको जब सुप्रीम कोर्ट को लगा डेट द पार्लियामेंट इज मिसयूजिंग दिस पावर, जो पार्लियामेंट है इस पावर को मिसयूज कर रही है और वो सारे के सारे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उसको भी अमेंड कर रही है, तो उस केस में जो थर्ड जजमेंट आया था जिसको कि हम लोग बोलते हैं दैट इज द लैंडमार्क जजमेंट आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 11 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था जिसमें कि 1967 में लेट डाउन हुआ था। वो 1967 आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें की डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इसमें लेट डाउन हुआ था। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग होता क्या है, इसमें कि आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह बोला था कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को या कोई भी जो ऐसा असेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है उसको अमेंड करने की। तो डेट मींस जितना भी सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद ने क्लियर कट जो बोल दिया था कि पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, उसी का जक्सपोज पूरा का पूरा अपोज करके डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला आईसी गोलकनाथ में कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि एसेंशियल है प्लस ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका 1967 में जजमेंट आया था। इसके बाद क्या करा पार्लियामेंट ने, 1971 में एक 24th अमेंडमेंट ले आए। 1971 में 24th अमेंडमेंट जिसमें कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 प्लस आर्टिकल 368 आपका इन्होंने अमेंड करा। एक और चीज जो बोली थी आईसी गोलकनाथ में, उसमें यह बोला था कि जो भी पार्लियामेंट की
पावर है अमेंड करने की वो 368 आर्टिकल से डिराइव नहीं होती है। इसी वजह से ये जो अमेंडमेंट किया है पार्लियामेंट ने वो आर्टिकल 368 में और आर्टिकल 13+4 में कर दिया। अब इस अमेंडमेंट से क्या हुआ? इस अमेंडमेंट से जो पार्लियामेंट है उसने ये बोल दिया कि जो लॉ की डेफिनेशन दे रखी है आपकी आर्टिकल 13 में, जो लॉ की डेफिनेशन दे रखी है उसमें अमेंडमेंट वर्ड नहीं आएगा, उसमें अमेंडमेंट वर्ड नहीं आएगा। इस वजह से इसका इंपैक्ट क्या होगा कि पार्लियामेंट जो भी अमेंड करेगा वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और जो भी लॉ की डेफिनेशन में जो चीज नहीं आ रही है दैट मीन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वो चीज जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगी जो भी लॉ में नहीं आ रही है। इसका मतलब अमेंडमेंट वर्ड लॉ के अंदर नहीं आएगा। ये पार्लियामेंट ने आपका 24th अमेंडमेंट 1971 को पास कर दिया, और जिसमें आपका आर्टिकल 368 में भी आपका जो पार्लियामेंट ने उससे ये मेंशन कर दिया कि द वर्ड पावर इज ऑल्सो बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 368। आपका जो पावर है अमेंड करने का वो भी 368 से ही डिराइव होता है। इसका मतलब जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसको इन्होंने फिर से चेंज कर दिया। तो देखिए कितना टसल चल रहा है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको अमेंड करके उससे जो अपना जो भी अपना अमेंडिंग पावर है उसको रिज्यूम कर रही है। तो इसी के लिए अब अगर हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं तो अभी यहां तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये आपका अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज थी वो आपकी लेट डाउन हुई थी केशवानंद भारती जजमेंट में, क्योंकि इस जजमेंट का 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 13 जजेस। तो देखिए आज तक की जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें कि आपका 7:6 का जो भी था मेजॉरिटी ओपिनियन जो आया था। बट इस जजमेंट में जो आज तक का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है इसमें क्या लेट डाउन हुआ था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बैलेंस व्यू अडॉप्ट किया कि एक जगह पार्लियामेंट को भी बैलेंस फॉर्म में अमेंडिंग पावर मिल जाए और एक जगह जो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कि एक डेट मीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है उनका एसेंस भी प्रोटेक्ट हो पाए। तो इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था उन्होंने यह बोल दिया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी provision of Constitution of India but not basic structure, जिसको हम फीचर्स कहते हैं। क्योंकि आज तक बेसिक स्ट्रक्चर का कोई एज अ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ पाया है, इसलिए इसको हम आज भी बेसिक फीचर ही मानते हैं। कोई एग्जैक्ट इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि इसमें क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज अ ओपन बॉक्स जिसमें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ और असेंशियल फीचर्स को भी इसमें इनपुट कर सकता है, इसमें डाल सकता है। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो आप चाहो तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड कर दो, बट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हुई थी तो उस टाइम पर बहुत सी चीजें जैसे कि हम लोग डील करते हैं सुप्रीमेसी, सेक्युलर, फेडरल कैरेक्टर, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सोवरेनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, तो जितनी भी ये सारे असेंशियल फीचर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी डिस्कस हुए थे, और उस टाइम पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी इसको एज अ असेंशियल पार्ट माना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्डर टू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर
स्टेटमेंट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। उन्होंने ये बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि आप जो आपको अमेंड करना है आप कर तो सकते हो, बट आप जो है वो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स जिसको हम बेसिक फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं आप उनको अमेंड नहीं कर सकते। ये आपका बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब जिसमें कि आपका रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, आपका फेडरल एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जितने भी थे वो आपके केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने अपने जजमेंट्स में, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसमें पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे हम लोग का हो गया केशवानंद भारती का जजमेंट। अगर हम इसके आगे बात करें तो अब इस जजमेंट के बाद जब 1973 के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी इंपॉर्टेंट जो भी आपकी एसेंशियल चीजें थी उसमें इन्होंने पुट करा। दैट मींस जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसी से आई हैं। बट इसमें ऑनरेबल आपका जो आपका पार्लियामेंट है, इन्होंने वापस से सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कि 42nd प्लस 44th अमेंडमेंट के थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है उसको वापस से कर्टेल कर दिया। उसको वापस से पार्लियामेंट ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उससे वापस से यह बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव अ पावर टू जुडिशियल रिव्यू ओवर एनी अमेंडमेंट विच हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट पास करेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसके बीच में एक जजमेंट आया था जिसमें कि जजमेंट का नाम है इंदिरा नेहरू गांधी, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। 1975 का ये जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था, जो इलेक्शन था इंदिरा गांधी जी का वो चैलेंज हुआ था। दैट इलेक्शन बीइंग कंडक्टेड मालाफाइडली, उसमें फेयर प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हुआ है। तो जब इसकी अपील फाइल हुई, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था एज एन इनवैलिड, तो उन्होंने जब अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, देन द सुप्रीम कोर्ट has said that free and fair election, जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो भी पार्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में लेट डाउन हुआ था। अब देखिए, अगर हम वापस से आए इस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बाद, एक जजमेंट और आया था जिसका नाम है मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इसमें आपका वापस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को वापस से रिटेन कर लिया। That means सुप्रीम कोर्ट ने वापस से यह बोल दिया that power of judicial review is an essential part of the Indian Constitution, जिसमें कि जो आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 5, जिसमें कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है, जिसमें पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल कर दिया था, पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जुडिशियल रिव्यू को करने की। तो उस केस में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू जुडिशियल रिव्यू बिकॉज इन ऑर्डर, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो एक आपके ऊपर
सुपरवीनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, बिकॉज आज भी हम लोग ये मानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो आज प्रिजर्व्ड हैं, जो पूरी तरह से बचे हुए हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिया की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वजह से ही प्रॉपर्ली रिटेन्ड है। इसी वजह से आपका मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह बोल दिया गया था कि जो भी आपके जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं वापस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ जाएंगी। अब इसमें अगर हम लोग लास्ट केस जो डिस्कस करते हैं वो है आपका वमन राव का, वमन राव जजमेंट। लास्ट तो ऐसे नहीं है, लास्ट तो इसमें बहुत सारे केस लॉ हैं, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, बट इसमें जो एसेंशियल बेसिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट चीज लेट डाउन हुई थी वो वमन राव में हुई थी, प्लस एक और जजमेंट है IR कोहेलो जजमेंट। देखिए इन दोनों जजमेंट में यह बोला गया था कि जो भी नाइन्थ शेड्यूल है जिसमें कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे लॉज फ्रेम करे हैं जिसमें कि आपका जुडिशियल रिव्यू जो है वो उस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो नाइन्थ शेड्यूल में पार्लियामेंट को भी पता है कि अगर जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर आप कुछ भी अमेंड करेंगे जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, तो पार्लियामेंट अगेन फाइंड अ लूप होल। उन्होंने आर्टिकल 9 में वो चीज डालना स्टार्ट कर दिया विच जो पार्लियामेंट को लगता है कि ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और उसको एग्जेम्प्ट कर रखा था आपका जुडिशियल रिव्यू से पार्ट 9 को। तो इस जजमेंट के बाद बोला है कि ऑल द लॉज जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी आपके लॉज 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट द्वारा बाय द पार्लियामेंट डाले जा रहे हैं, उस केस में भी दैट मीन इसमें आया था आपका केशवानंद भारती का जजमेंट, केशवानंद भारती का जजमेंट आया था इसमें, और इसमें यह बोला था कि जो भी लॉज केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद डाले गए हैं दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो भी जजमेंट केशवानंद भारती के बाद डाले गए हैं दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और उस केस में द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि वो पूरी तरह से उसका जुडिशियल रिव्यू करके उस पर एक अपना डिसीजन ले सकते हैं दैट वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये आपका बोल दिया था इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर जजमेंट में। इस ईयर के बाद जो भी आपका लॉ जो है 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे इस डेट के बाद दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएंगे। अगर हम इस पे आगे बात करें तो और जजमेंट जिसमें कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं एल चंद्र कुमार का एक जजमेंट आया था जिसमें कि यही बोला गया था दैट पावर दैट द जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी जजमेंट में इस भी जजमेंट में बोला था, और मिनर्वा मिल्स में भी आपका सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम में जितने भी आपकी स्टेट्स हैं बेसिकली जुडिशियल रिव्यू और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर इमीडिएटली फोकस कर रहे हैं, बिकॉज आपका आगे आने वाले टाइम में भी जैसे कि हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो भी एक्टिव ज्यादा हो रही हैं, और जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इंक्रीज धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भी आपके अराउंड उसकी कैपेसिटी 825 है। तो इसमें इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी मच एसेंशियल विच इज अ पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जैसे कि आज हमने ये डिस्कस करा, अब इमीडिएटली जो भी आपके रिसेंट जजमेंट्स होंगे या बिल्स होंगी, पॉलिसीज होंगी, या जैसे भी और कुछ आपके अमेंडमेंट्स होंगे, बिकॉज उत्तराखंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बिल्स, उसके बाद पॉलिसीज, उसके बाद आपके अमेंडमेंट्स,
फिर आपके केस लॉज या और कुछ ऐसी रीसेंट डेवलपमेंट लीगल फॉर्म में जो कि आनी होती है या जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इन न्यूज चल रही है, तो उसके लिए हम लोग डेली बेसिस पे जब भी आपकी क्लास चलेगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।